friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मिडिल इंग्लिश। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है वो है मिडिल इंग्लिश का। इससे पहले मैंने आपको बताया था ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताया था, एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो आज मिडिल इंग्लिश को स्टार्ट कराने से पहले जैसे कि मेरा तरीका भी वही होता है कि पीछे का अगर जो रिवाइज नहीं हुआ तो फिर बेकार है, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है। पहले मैं उसका एक रिवीजन करा के फिर हम आगे लीड करेंगे आज के टॉपिक पर जो है मिडिल इंग्लिश। जैसे कि आपको मालूम है कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर थी, जो हमारी ओल्ड इंग्लिश इसकी हमने बात करी, जो ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन कह लीजिए, ये 450 से 1066 तक ये चला था हमारा। और फिर 106 से क्या स्टार्ट हो गया, 1066 से स्टार्ट हो जाता है मिडिल इंग्लिश दैट वेंट अप टू 1500, जो 1500 तक चला। तो ये ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड, उसके बाद मिडिल इंग्लिश आता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक एज के बाद दूसरा एज क्यों आता है, क्या कारण होता है उसका। दोस्तों कोई भी चीज होती है दूसरे के प्रति रिएक्शन होती है, ध्यान रख लेना, रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सिस ऑफ। किसी चीज के भी प्रति एक्सिस होता है तो चाहे वो उसकी पोइट्री हो चाहे लिटरेरी वर्क हो, उसके प्रति जब उसका रिएक्शन निकल कर आता है उसके एक्सिस का, तो वो एक नए एज का जन्म ले लेता है। कहते हैं ना कि ओल्ड ऑर्डर चेंज एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि पुरानी अवस्थाएं तो बदलती हैं और उनका स्थान नई ले लेती हैं, और वही होता आया है और होता रहेगा। तो इसी तरह से जो एजेस हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में बदलते रहते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड था, दे वर हाईली इंपैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। कौन सी भाषा से इंपैक्टेड थे ये दोस्तों? इंपैक्टेड थे जर्मन लैंग्वेज से, जो जर्मन भाषा होती है उससे ये लोग बहुत ज्यादा इंपैक्टेड थे। कौन से पीपल? ओल्ड एंग्लो, जो ओल्ड सेक्शन पीरियड है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का, ओल्ड एंग्लो सेक्शन पीरियड, तो ये इंपैक्टेड किससे थे? जर्मन से थे। हम बात करेंगे मिडिल की भी, लेकिन पहले एक छोटा सा रिवीजन एक आपका ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है दैट स्टार्टेड इन 450 एंड वेंट अप टू 1066। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है ये किससे इंपैक्टेड थी? दे वर हाईली इंपैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। जो जर्मनी भाषा होती है उससे ये बहुत ज्यादा इंपैक्टेड थे जो ओल्ड इंग्लिश हमारी लिटरेचर हुई। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है इसमें दो चीजें को टू फेजेस इसके हम कह सकते हैं। एक तरह से एक जर्मनिक लैंग्वेज या फिर जर्मनी कल्चर, और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी। इन दोनों को मतलब साथ साथ लेकर चला गया, लेकिन जो जर्मन था उसका इंपैक्ट ज्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ जो अपना जर्मन है, सॉरी क्रिश्चियन है। और इसके अलावा जो ओल्ड इंग्लिश जो हमारा लिटरेचर रहा है, इसके राइटर्स की बात करें तो इसके मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो एनोनिमस देखने को मिलते हैं। एनोनिमस मतलब जिनके मतलब वर्क्स जो हैं, वर्क्स तो हैं लेकिन उनके राइटर्स का पता नहीं कि उसके राइटर्स कौन है, ये हमें पता नहीं। जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन्स थे ये क्या थे, कहां से आए थे? दोस्तों ये जर्मनी से आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया जर्मनी भाषा का बोलबाला था, तो ये लोग जर्मनी से आए थे और इन्होंने जो एक तरह से आके बस गए, सेटल्ड हो गए। कहां हो गए? ग्रेट ब्रिटेन में ये लोग सेटल हो गए थे। कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे, और ग्रेट ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो पूरी तरह से सेटल हो गए थे। अब इसकी मैंने आपको क्या बताई थी? 3 कैटेगरीज बताई थी कि 3 ट्राइब्स में ये लोग बटे हुए हैं। कौन कौन से थे? एंगल्स, सैक्सन्स एंड ट्राइब्स। बताया था आपको एंगल्स, सैक्सन्स और ट्राइब्स। तो ये मैंने आपको बताया था जो एंगल, सैक्सन्स एंड जूट्स, ये आपको बताया था कि ये, इसको मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि एंगल सेक्शंस जो थे वो जूट के कपड़े पहना करते थे। इतना याद रख लेना, एंगल, सेक्शंस और जूट्स, ये ट्राइब्स थे, ठीक है ना। ये 3 ट्राइब्स में बैठे हुए थे। ये जो थे 3 ट्राइब्स कौन कौन से थे? ये 3 ट्राइब्स थे, वन इज एंगल्स, नंबर 2 सेक्शंस एंड नंबर 3 जूट्स। और याद करने का तरीका क्या बताया था कि एंग्लो सेक्शंस जूट के कपड़े पहनते थे। इतना याद रख लेना। इस तरह से आपको 3 फेजेस जो है अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब ये जब क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे तो ये क्या फॉलो करते थे? दोस्तों इतना याद रख लेना, पैगन रिलीजन।
क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे, किसको फॉलो करते थे? ये पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे। जो ये एंग्लो सैक्सन्स थे ये पैगन रिलीजन को फॉलो किया करते थे। इतनी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। किसको फॉलो करते थे? ये पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे। और कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। कहां सेटल हो गए थे? ये ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए थे। किस भाषा का बोलबाला था? जर्मनी का बोलबाला था। किस फेजेस में बांटा गया? 2 फेजेस में, क्रिश्चियनिटी और जर्मन लैंग्वेज या फिर जर्मन कल्चर। और जो ट्राइब्स थे वो कितने भाग में बटे हुए थे? 3 भाग में बटे हुए थे, एंगल सेक्शंस एंड ट्राइब्स। आई होप कि इतना जितना मैंने समझाया है वो आपके क्लियर हो चुका होगा। अब ये कौन सा समय था जब ये क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एंग्लो सैक्सन्स? तो मैंने आपको बताया था 8th सेंचुरी में, जो 8वीं शताब्दी थी उसमें ये क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। कब हुए थे? 8th सेंचुरी में ये क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इससे पहले ये इससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। इसकी मेजर सोर्सेज क्या थी? इसके मेजर सोर्सेज में मैंने आपको बताया था, जो मेजर सोर्सेज थी सॉन्ग्स और पोएम्स, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो सॉन्ग्स एंड पोएम्स थे वो मेजर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर हम कह सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश के जो मेजर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर थे वो क्या थे? जो सॉन्ग्स एंड पोएम्स हुआ करते थे वो मेजर सोर्सेज हुआ करते थे। इसके बाद मैंने आपको स्कोप का भी बताया था दोस्तों। स्कोप क्या होता था, किसको स्कोप कहते थे? जो पोएट्री या सॉन्ग सिंगर होता था उसको स्कोप कहा जाता था। ओल्ड इंग्लिश में आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि स्कोप क्या था? स्कोप पोएट्री या सॉन्ग सिंगर्स जो होते थे उनको स्कोप कहा जाता था। स्कोप का क्या काम क्या होता था? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, और व्यक्ति भी कैसा? जो समाज का अच्छा व्यक्ति था, कोई भी रेप्यूटेड व्यक्ति था, उसकी मृत्यु पर ये लोग क्या करते थे? ये लोग शोक गीत गाया करते थे जो स्कोप हुआ करते थे। और जो एंग्लो सैक्सन सोसाइटी थी उसमें इनकी एक प्रोमिनेंट स्थिति हम कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा दबदबा था। किसका? स्कोप्स का। तो स्कोप्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि स्कोप्स जो थे वो क्या करते थे? वो गाना गाया करते थे, गीत गाया करते थे, शोक गीत गाया करते थे। और उस व्यक्ति की मृत्यु की एप्रिसिएशन में, जो व्यक्ति मरा है उसने जिंदगी में जो जो काम किए हैं अच्छे, उसकी एप्रिसिएशन में ये लोग शोक गीत गाया करते थे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था इस एज के जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे। एक तो रिलीजन था। रिलीजन इसका वन ऑफ द मोस्ट प्रिंसिपल्स कहा जा सकता है कि एक बहुत ही मेजर प्रिंसिपल हम कह सकते हैं रिलीजन। धर्म के प्रति ये लोग बहुत आस्था रखते थे, धर्म से बहुत जुड़े हुए थे। दूसरा, लव फॉर वुमेनहुड, जो स्त्री के प्रति जो प्रेम था वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एडवेंचरस स्पिरिट, एडवेंचर्स हमें देखने को मिलती है, साहसिक कार्य इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, अपने गौरव के लिए एक संघर्ष भी इसमें हमें देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें पर्सनल फ्रीडम, जो एक हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वो भी एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रही है। एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं एंग्लो सैक्सन्स की। अब इसके अलावा बियोल्फ जो है एक एपिक पोएम है। क्या है बियोल्फ? एक एपिक पोएम है। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट पोएम हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट पोएम जो है वो ये कहलाती है, जो बियोल्फ है इस एज में जो बियोल्फ थी वो कैसी है? एक मोस्ट प्रोमिनेंट पोएम्स कहला सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कैंडिमेंस, सीनवुल्फ और किंग एल्फ्रेड जो थे, इसके अलावा वुल्फस्टन, ये इस एज के मेजर राइटर्स रहे। कौन कौन से? कैंडिमन, सीनवुल्फ, वुल्फस्टन और इसके अलावा लॉर्ड एल्फ्रेड या फिर किंग एल्फ्रेड। तो ये इस एज के मुख्य राइटर्स रहे थे। इस एज में मतलब जो प्रोमिनेंट काम हुए, तो ये आपको मालूम चल गया होगा कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या वर्क रहे, किस तरह से क्या क्या अचीवमेंट्स हुए। दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा जल्दी से रिवीजन करा दिया था, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। अब हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की, और ध्यान से समझना है। जैसे आपने एंग्लो सैक्सन को समझा, मैं वही बात आपको बताता हुआ चल रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम कम है और उसी टाइम को देखते हुए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, उसी रणनीति के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। तो दोस्तों बात हम करते हैं ये जो मिडिल इंग्लिश है, जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 450 में ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट होता है और 1066 तक ओल्ड इंग्लिश हमारा चलता है। तो जहां से वो खत्म हुआ वहां से चालू हो जाएगा। तो इट स्टार्टेड इन 1066। कब स्टार्ट हुआ? ये 1066 में स्टार्ट हुआ, 1066 में एंड वेंट अप टू 1500। और कब तक ये चला? 1500 तक ये एज हमारा चलता है। कब तक चलता है? 1500 तक। अब इसके बाद ये बात आती है कि ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एज होता है वो रिएक्शन होता है, दूसरे एज के प्रति रिएक्शन होता है, उसकी एक्सिस के प्रति रिएक्शन होता है। तो आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066
जब 1066 में 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इन फेवर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज या फिर जो फ्रेंच लैंग्वेज के फेवर में एक बदलाव आया, एक चीज आई, और वो एक क्रांति हम कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि वो एक रेवोल्यूशन आया। और वो क्या था, जर्मनी का जो जर्मन इंपैक्ट था, वो जर्मन इंपैक्ट कहीं ना कहीं खत्म हुआ, वो जर्मन इंपैक्ट को कहीं ना कहीं खत्म किया गया। तो वो इंपैक्ट हमें देखने को मिला यहां पर। वो एंग्लो सैक्सन्स जो थे उनका दबदबा कम होने लगा था, उनकी जो एक कह सकते हैं कि उनकी जो एक सुप्रीम पावर थी उसमें भी एक घटोती हुई थी, उसमें कमी हुई थी। अब क्या था, जो इस समय जो ये पीरियड था मिडिल क्लास पीरियड, इस समय क्या होता था, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान लोग थे, जो किसान थे, किसानों की जो फेवरेट लैंग्वेज थी दोस्तों, वो ध्यान रखना, जो कॉमन पीपल हम कह सकते हैं या फिर किसानों की हम बात करें तो उनकी जो फेवरेट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी भाषा रही उनकी, इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस इंग्लिश लैंग्वेज का दबदबा हमें यहां से देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो किसान लोग थे वो इंग्लिश बोला करते थे, और जो ये लोग थे जर्मन से इन्फ्लुएंस थे, जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो जर्मन से इन्फ्लुएंस थे। तो अब क्या हुआ कि यहां पर जो इंग्लिश पीपल थे उनको जो मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज उनकी रही इस एज में, या फिर ये कह दीजिए दे वर हाईली इंपैक्टेड, जो इंग्लिश पीपल थे, इंग्लिश सोसाइटी थी, वो किस लैंग्वेज से हाईली इंपैक्टेड थी। तो दोस्तों वो आंसर वो जर्मन नहीं होगा। एंग्लो सैक्सन पीरियड में जर्मन का मेन इंपैक्ट था, जर्मनी से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान रखना, जो इंग्लिश पीपल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज से पूरी तरह से प्रभावित थे, और पूरा इंप्रेशन उनके ऊपर देखने को मिलता है किस भाषा का, फ्रेंच लैंग्वेज का। उनके ऊपर एक डीप इंप्रेशन हम कह सकते हैं वो हमें इसमें देखने को मिलता है। और इंग्लिश जो थी वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में उभरने लगी, और इंग्लिश ने एक एसोसिएटेड या फिर एक इंपैक्टेड लैंग्वेज, उसके साथ थी फ्रेंच। तो कुल मिलाकर जो अब बात ये आती है, फिर सर ये अगर जो हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो व्हाट इज मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश क्या है, किसको हम मिडिल इंग्लिश कहेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर ये आता है कि राइटर्स ऑफ 13th एंड 14th सेंचुरी, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी के राइटर्स थे, उन्होंने कोएग्जिस्टेंस के बारे में वर्क किया। और कोएग्जिस्टेंस किस किस चीज का था, एक तो नॉर्मन फ्रेंच का, ठीक है ना, नॉर्मन फ्रेंच, और दूसरा इमर्जिंग इंग्लिश। ध्यान रखना ये दो चीज थी, एक तो नॉर्मन फ्रेंच और सेकंड इमर्जिंग इंग्लिश। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो भाषाएं थी जिनका दबदबा यहां पर हमें देखने को मिला था, एक तो नॉर्मन फ्रेंच थी और एक ये जो हमारी इंग्लिश जो उभर रही थी, इंग्लिश जिससे पहले ये एक तरह से दब चुकी थी इंग्लिश, वो भाषा अंग्रेजी भाषा अब निकलकर बाहर आ रही थी। तो ये इमर्जिंग इंग्लिश और नॉर्मन फ्रेंच का दोनों का एक को एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिला, दोनों का कोलैबोरेशन कह लीजिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन कह लीजिए। तो कुल मिलाकर दोनों कौन हो गए, जैसे ये नॉर्मन और जो नॉर्मन फ्रेंच और इंग्लिश जो है, ये इन दोनों का दबदबा हमें देखने को मिला। इन दोनों का पूरा एक दबदबा इसमें देखने को मिलता है। तो जब ये वो चीज मिली तो ये क्या कहलाई दोस्तों, ये जो को एग्जिस्टेंस था इन दोनों का, एक तो नॉर्मन फ्रेंच का और दूसरा इमर्जिंग इंग्लिश का, ये जाना गया मिडिल इंग्लिश के नाम से। ध्यान रख लेना, ड्यूरिंग द 13th-14th सेंचुरी कोएग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच एंड इमर्जिंग इंग्लिश नोन एज मिडिल इंग्लिश, इसको मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना गया। दूसरे शब्दों में कहें, द पीरियड आफ्टर एंग्लो सैक्सन, द पीरियड आफ्टर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर नोन एज मिडिल इंग्लिश। जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बाद में जो पीरियड आता है वो किस नाम से जाना जाता है, उसको मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा दूसरे वे में मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मन फ्रेंच और इमर्जिंग इंग्लिश का जो कोऑर्डिनेशन रहा, जो इनका कोएग्जिस्टेंस रहा, तो ये बना मिडिल इंग्लिश, इसको कहा गया मिडिल इंग्लिश। ठीक है, इसको हमने मिडिल इंग्लिश का नाम दिया था। अब दोस्तों इस मिडिल इंग्लिश में अब इसमें एक चीज का और बोलबाला था, जो मिडिल इंग्लिश थी ना, ये भी पूछा जा सकता है कि मिडिल इंग्लिश में जो सोसाइटी थी, ठीक ना, जो एंग्लो सैक्सन सोसाइटी थी, जो 3 ट्राइब्स में बटी हुई थी, जिसमें एंगल्स थे, जिसमें सैक्सन्स थे और जिसमें जूट्स थे।
ये 3 ट्राइब थे ना, ये जो एंग्लो सैक्सन से जो 3 पार्ट में ये बटे हुए थे, ये एक तरह से इवॉल्व हो गए थे किसमें, फ्यूडलिज्म में, ठीक है ना, फ्यूडलिज्म में। ये किसमें इवॉल्व हो गए थे, फ्यूडलिज्म में। अब ये फ्यूडलिज्म क्या था, जैसे वहां पर आपने याद रखा था एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, यही तो याद रखा था, ऐसे ही फ्यूडलिज्म को भी हमने बांट दिया, 3 भागों में बांटा है फ्यूडलिज्म को। जैसे हमने एंगल सेक्शंस को बांटा था 3 भागों में, कौन कौन से 3 भाग थे, एंगल्स था, सेक्शंस थे और जूट्स थे। ऐसे ही यहां पर हमने फ्यूडलिज्म, क्योंकि फ्यूडलिज्म का यहां पर एक इंप्रेशन देखने को मिलता है, एक सोसाइटी जो थी, जो ये सोसाइटी थी, जो स्ट्रक्चर बना इस एंग्लो सेक्शन सोसाइटी का, इस एक टाइम में आके वो फ्यूडलिज्म में कन्वर्ट हो गया। और फ्यूडलिज्म क्या थी, फ्यूडलिज्म जो थी वो सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई थी। अब ये 3 पार्ट क्या थे, पहला पार्ट था दोस्तों क्लैरिगीमैन, पहला पार्ट क्या था हमारा, फर्स्ट पार्ट आता है क्लैरिगीमैन। अब दूसरा पार्ट आता है नोबलमैन, सेकंड पार्ट क्या आता है, नोबलमैन आता है, और थर्ड पार्ट आता है पीसेंट। पीसेंट यानी कि किसान जो लोग होते हैं, पीसेंट। तो क्लैरिगीमैन, नोबलमैन और पीसेंट, ये इन 3 भागों में, क्लैरिगीमैन में, नोबलमैन में और पीसेंट में, ये हमारे 3 पार्ट बैठे हुए थे। मतलब पहला जो क्लैरिगीमैन थे, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर क्या थे, नोबलमैन थे, और तीसरे नंबर पर क्या थे, तीसरे नंबर पर आते थे पीसेंट्स, जो हमारे किसान लोग होते थे, वो तीसरे नंबर पर उनको काउंट किया जाता था। अब ये जो क्लैरिगीमैन और जो नोबलमैन थे, जो ये रॉयल स्टेटस के पीपल थे, ये बड़े ओहदे के लोग थे, जो क्लैरिगीमैन और नोबलमैन होते थे, ये क्या करते थे, ये इनको ग्रांट किया जाता था फिफ्स, फिफ्थ मिलता था इनको, किसके द्वारा, देवर ग्रांटेड फिफ्थ बाय द किंग। ध्यान रख लेना कि जो क्लैरिगीमैन थे और नोबलमैन थे, रॉयल पीपल के थे, रॉयल स्टेटस के थे, अपर क्लास के थे ये लोग, और इनको फिफ्थ दी जाती थी, किसके द्वारा दी जाती थी, और ये दी जाती थी राजा के द्वारा। अब ये फिफ्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं इस एज की, तो आपको इस एज के फीचर्स पता होने चाहिए, इस एज की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो FIEFS फिफ्थ, तो इनको फिफ्थ मिलती थी। अभी फिफ्थ क्या थी, क्या होता था फिफ्थ, और किसको फिफ्थ दी जाती थी, ये भी ध्यान रख लेना। जो फिफ्थ है, फिफ्थ ये एक पार्ट होता था, और ये किस चीज का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लैंड। ध्यान रखना, एक भूमि का जो टुकड़ा होता है उसको फिफ्थ कहा जाता था। तो क्लैरिगीमैन और जो नोबलमैन थे उनको फिफ्थ दी जाती थी, किसके द्वारा, राजा के द्वारा। राजा के द्वारा फिफ्थ दी जाती थी, किसको दी जाती थी, जो हमने 3 पार्ट बांटे, क्लैरिगीमैन, नोबलमैन और पीसेंट। अब इन दोनों का रोल तो हमें पता चल गया, भैया इनको तो मिल गई फिफ्थ, क्या मिल गई इनको, फिफ्थ मिल गई। लेकिन इस फिफ्थ पर काम कौन करेगा, अब काम करने वाला भी तो कोई चाहिए ना फिफ्थ पर, तो फिफ्थ पर काम करने वाला कौन होगा, और काम करने वाला आपको पता है कि मेहनती बेचारा किसान होता है, तो ये पीसेंट, तो ये व्यक्ति काम करेगा, ये कम्युनिटी कह लीजिए, कम्युनिटी काम करेगी किस पर, फिफ्थ पर। तो क्लैरिगीमैन और नोबलमैन 2 पार्ट में बढ़ गए, और फिफ्थ पर काम करने वाला कौन हुआ, किसान हुआ। तो जो किसान होते थे वो फिफ्थ पर काम किया करते थे, फिफ्थ, और कौन करवाता था उनसे काम, उनसे काम करवाती थी ये 2 कम्युनिटी, क्लैरिगीमैन और नोबलमैन। तो देखो किस तरह से चेंज आया, एंग्लो सैक्सन में भी 3 पार्ट्स में बटे हुए थे। वो ट्राइब्स कौन कौन से 3 ट्राइब्स थे, एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे, और यहां पर वो फ्यूडलिज्म में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये फ्यूडलिज्म आया, तो फ्यूडलिज्म में क्या था, ये 3 पार्ट में सोसाइटी बढ़ गई, एक क्लैरिगीमैन में, एक नोबलमैन में, और तीसरा पीसेंट। अब इन क्लैरिगीमैन और नोबलमैन को राजा क्या देता था, फिफ्थ देता था, और वो उस फिफ्थ पर ये दोनों एक तरह से मान लीजिए ठेकेदार, जो ठेकेदार होते हैं ना, काम करवाते हैं, तो ये उस तरह से ये काम करवाया करते थे, किससे, किसानों से काम करवाया करते थे। तो वहां पर जो किसान लोग थे वो काम किया करते थे। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, जितना मैंने अभी तक समझाया है उतना आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं साथियों, फिर आगे हम बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि मिडिल इंग्लिश जो है वो कब स्टार्ट हुई, 1066 में स्टार्ट हुई, और कब तक ये चली, 1500 तक ये चली। अब ये जो लोग थे ये किस भाषा से हाईली इंपैक्टेड थे, फ्रेंच लैंग्वेज से इंपैक्टेड थे, और जर्मनी जो थी वो उसका जो दबदबा था वो घटता जा रहा था, उनका उसका इन्फ्लुएंस भी घटता जा रहा था। और उसका सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिला कि जो इमर्जिंग इंग्लिश थी, जो इमर्जिंग इंग्लिश थी और इमर्जिंग इंग्लिश राइटर्स थे, वो इंग्लिश की तरफ ही रुख कर रहे थे, और एक नई तरह की इंग्लिश यहां पर हमें देखने को मिल रही थी। और अब
लेकिन जो ये इंग्लिश पीपल थे, इनका जर्मनी से इंप्रेशन हटा और ये इन्फ्लुएंस्ड होने लगे किससे? फ्रेंच भाषा से, स्पेशली नॉर्मन फ्रेंच से ये इन्फ्लुएंस्ड होने लगे। अब इनका एक कोऑर्डिनेशन रहा दोनों चीजों का, नॉर्मन फ्रेंच और जो इवॉल्व हो गई किसके साथ? इमर्जिंग इंग्लिश के साथ। तो ये जो स्टेट बनी दोस्तों, ये स्टेट ही कहलाई क्या? मिडिल इंग्लिश। इसको कहा गया मिडिल इंग्लिश, और दूसरे वे में कहें तो मिडिल इंग्लिश कम्स आफ्टर ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब ये जो पीरियड था ये फ्यूडलिज्म में डिवाइड हो गया। अब फ्यूडलिज्म में क्या थे? दो पार्ट थे, मतलब तीन ये पार्ट में बटा, क्लैरिमैन और इसके अलावा नोबलमैन और पीसेंट। अब क्लैरिमैन और नोबलमैन को जिम्मेदारी दी गई राजा के द्वारा। राजा क्या ग्रांट करता था इनको? फिफ ग्रांट करता था, और उस फिफ पर काम कौन करते थे? उस फिफ पर काम करते थे पीसेंट। लेकिन ये काम करवाने वाला कौन होता था? काम करवाने वाला कौन होता था? काम करवाने वाले होते थे क्लैरिमैन और नोबलमैन, और इनके ऊपर होता था राजा। तो इस प्रकार से यहाँ का जो एक सोसाइटी थी वो इस प्रकार से वर्क किया करती थी, इतने पार्ट में ये चलती थी। अब दोस्तों एक फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस भी इस एज में देखने को मिलता है। अगर जो क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द मेजर फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस इन मिडिल इंग्लिश, जो मिडिल इंग्लिश है उसमें मेजर फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस किस चीज का देखने को मिलता है, या फिर उसका मेजर फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस क्या है? तो दोस्तों ये जो एज थी, ये एज जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड एज थी, ये एज क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड एज थी। तो इस एज में हमें देखने को मिलता है जो फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च एंड रिलीजन। चर्च और रिलीजन का जो एक फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस है वो इस एज में हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। और चर्च ने और चर्च के प्रिंसिपल्स ने किसको डोमिनेट किया? चर्च ने और चर्च के प्रिंसिपल्स ने डोमिनेट किया, वहां की लाइफ को डोमिनेट किया, वहां के लिटरेचर को डोमिनेट किया। तो चर्च एंड इट्स प्रिंसिपल्स डोमिनेटेड देयर लाइफ एंड द प्रिंसिपल्स। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा आपके कि क्या मैंने आपको बताया कि जो फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस वहां पर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिला, वो किसका देखने को मिला? वो इंग्लिश चर्च का देखने को मिला, चर्च के प्रिंसिपल्स का देखने को मिला। और उन्होंने किस चीज को डोमिनेट किया, मतलब या फिर किस चीज पर वो डोमिनेटेड पावर उनकी रही? वहां की लाइफ पर, लोगों के जीवन पर, और इसके साथ साथ जो लिटरेचर था उसको भी उसने डोमिनेट किया था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर जो इंग्लिश चर्च थी उनकी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही। अब जो ये एज था, जो हमारा मिडिल इंग्लिश एज था, इसमें जो चर्च है, चर्च को हम किस नेम से रेफर करते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जो चर्च थी उनकी कैटेगरी क्या थी, या फिर उनको किस नाम से रेफर किया जाता था? ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मेडाइवल पीरियड था हमारा, ये मिडिल इंग्लिश का पीरियड था, इसमें चर्च को किस नाम से रेफर किया जाता था, या फिर किस प्रकार की चर्च की बहुत इंपॉर्टेंस थी, और किस प्रकार की जो चर्च थी वो सुप्रीम पर थी या टॉप पर थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रोमन कैथोलिक चर्च। क्या नाम याद रखना है? रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप? रोमन कैथोलिक चर्च आपको याद रखना है, द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च जो थी वो सबसे सुप्रीम चर्च के रूप में जानी गई, और या फिर चर्च को जो मेन नाम से जाना गया वो किस नाम से जाना गया? रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से इसको जाना गया था। अब दोस्तों आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जो कि हमारे रेनेसां से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है, और ये स्टार्ट जो हो गया था वो इसी एज में, मिडिल एज में ही इसकी स्टार्टिंग हम कह सकते हैं हो गया था। क्योंकि जो ये जो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ब्लैक डेथ, द ब्लैक डेथ, दी ब्लैक डेथ, ये जो ब्लैक डेथ है, ब्लैक डेथ जो एंटर किया, ब्लैक डेथ जो आई इंग्लैंड में स्पेशली, वो 1348 में एंटर हो चुकी थी। याद रख लेना, ब्लैक डेथ जो एंटर हुई थी इंग्लैंड में कब हुई थी? 1348 में। 1348 में ब्लैक डेथ एंटर हो चुकी थी, और कहां से एंटर हुई थी ये भी याद रखना, थ्रू कैंटरबरी पोर्ट। कैंटरबरी पोर्ट से
दोस्तों ये ब्लैक डेथ जो है ये प्लेग था, ये भी एक ऐसा ही वायरस था। चाइना की तरफ से ये वायरस उस समय भी आया था और इस पर मेरा एक लेख भी है, आपने पढ़ा हो तो, और जो कि न्यूज़पेपर में मैंने दिया था ब्लैक डेथ को लेकर। और इसके साथ साथ ब्लैक डेथ पर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है अलग से, तो आप उसको भी देख सकते हैं ब्लैक डेथ की वीडियो को। ब्लैक डेथ एक महामारी थी, एक जैसे आजकल ये कोविड चल रहा है तो उसी प्रकार की एक महामारी क्या थी, ब्लैक डेथ थी। और ये एक प्लेग था और इन्फेक्टेड डिसीज थी, लोगों को डर रहता था कि कहीं ये हमारे अंदर ना आ जाए। और इसमें क्या हुआ था, आपने देखा हो कि जब ब्लैक डेथ आई थी तो ब्लैक डेथ से अंग्रेजों को फायदा हुआ था, अंग्रेजों को नुकसान नहीं हुआ ब्लैक डेथ से। इंग्लिश पीपल ने तो बल्कि इसका फायदा उठाया था ब्लैक डेथ का। कैसे उठाया था कि जब दूसरे लोग देशों से, स्पेशली जो फ्रेंच था और जो इटली थी, इटली और फ्रांस से और जर्मनी से, वहां से लोग जो है ना वो पलायन कर रहे थे। और वो कहाँ रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज में सेटल हो रहे थे, स्पेशली इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में आ रहे थे किसकी, काम धंधे की तलाश में, रोजगार की तलाश में। और जब वो लोग आते थे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब वो लोग आए तो क्या हुआ, वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट से लेकर आते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जो पांडुलिपियां होती हैं, जो हस्तलिपियां होती हैं, जो हाथों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ होते हैं, वो अपने साथ लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे, हाथों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ अपने साथ लेकर आते थे। उससे क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उनकी कल्चर जो थी वो एनरिच्ड हो गई। आपने इसका रेनेसां की डेफिनेशन भी पढ़ी हो दोस्तों, तो उसमें भी क्या आता है, रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। ग्रीक की प्राचीन पद्धति का जन्म हो गया यूरोप में। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों के बारे में आपने सुना ही होगा कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेज एक नंबर के चोर होते हैं। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने शुरू से ही कुछ ना कुछ चुराया है, शुरू से ही कुछ ना कुछ किया है। तो वही चीज है, वो भाषा में भी जो है ना, आप इंग्लिश की लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि ये वर्ड यहां से आया, ये वर्ड इस भाषा से आया, ये वर्ड उस भाषा से आया। फिर इनका अपना क्या है, इन्होंने दूसरी भाषाओं से अडेप्शन बहुत लिया है। तो वहां से, वहां की कल्चर को जहां से जो मिलता है ना, ये तो जिनको हम शुद्ध शब्दों में कहें तो चोट्टे, वो है ये अंग्रेज लोग। ये क्या करते हैं, चुरा लेते हैं लोगों की चीजों को, और फिर चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो ट्रेडिशंस हो, चाहे वो कल्चर्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो, सबको ये अपने पास अपना लेते हैं और उसको खुद को एनरिच कर देते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और किसमें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अपनी वहां की कल्चर में, वहां की ट्रेडिशंस में, वहां की वैल्यूज में। ये इस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ऐसा ही ये एज में हुआ था। ब्लैक डेथ से जो लोग थे वो जब उन्होंने पलायन किया, जब वो मूव किया तो वो इंग्लैंड में आए, और इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड की जो कल्चर थी, जो ट्रेडिशंस थी, जो लिटरेचर थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। आई होप कि आपको ब्लैक डेथ भी समझ में आ गया होगा। ब्लैक डेथ दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ी एक महामारी थी, बहुत बुरी आपदा थी और इस तरह से फैली थी। अब कोविड को हम कुछ नहीं कह सकते, वहां तो ऐसा कहा जाता है कि खड़े खड़े लोग जो है वो मर जाते थे, उनका गला जो है वो फूल जाया करता था, सांसें अटक जाया करती थी। तो इस तरह से जो लोग थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, लाशों के ढेर हो जाते थे, उनको कोई उठाने वाला तक नहीं आता था। ऐसी बुरी स्थिति इस ब्लैक डेथ ने वहां पर लोगों के सामने कर दी थी। और दोस्तों, जो लोग, जो इन्फेक्टेड फैमिलीज थी, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जैसे आजकल भी क्वारंटाइन करते हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। और उस समय उनके घर के आगे, क्योंकि दोस्तों कोविड चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लैक डेथ से रिलेटेड, कि उस समय क्या हुआ करता था। जो इन्फेक्टेड फैमिली हुआ करती थी, उस फैमिली के गेट पर उसको बिल्कुल बंद करके क्रॉस का मार्क लगा दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्रॉस का मार्क वहां पर वो लोग लगा दिया करते थे, और कि लोग जो है वो, ताकि किसी के दूसरे के संपर्क में ना आए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस। तो दोस्तों, उस समय जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी।
जो इसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते थे लोग, उनके परिवार को जो है एक तरह से क्वारंटाइन कर दिया जाता था, घर पर क्रॉस का मार्क लगा दिया जाता था और उनको किसी से भी मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति जो थी वो प्लेग में हुई थी, ब्लैक डेथ वाली कंडीशन में हुई थी और धीरे धीरे लोगों ने फिर इससे बचने के लिए चुपचाप पलायन भी करना चालू करा था। और आजकल तो आपने देखा होगा किस तरह से रोक लगा दी जाती है, एक देश से दूसरे देश में नहीं आने दिया जाता, वो सारी चीजें हैं। लेकिन पहले कुछ लीनियंसी भी थी। तो जो इंग्लैंड में लोग आए, अपने कल्चर को लेकर आए, अपनी ट्रेडिशंस को लेकर आए, उससे जो इंग्लिश पीपल थे वो रिच हो गए थे और वो रेनेसां तक आते आते तो बहुत स्ट्रांग हो गए थे। लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग दोस्तों ब्लैक डेथ की हो गई थी वो इस मिडिल इंग्लिश में हो गई थी। ब्लैक डेथ की स्टार्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया 1348 में स्टार्ट हो गई थी एंड इट वाज द मिड ऑफ द मेडाइवल एज, और ये मिड ही समझ लीजिए मेडाइवल एज का। तो इस तरह से तो मतलब बहुत बुरी हालत थी दोस्तों, मॉर्टेलिटी रेट्स कम हो गया था, जो बच्चे थे, बच्चों का जन्म, चिल्ड्रन का बर्थ, वो सारी चीजें बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत बुरी स्थिति वहां पर हो चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ये 2020 गया है हमारा, कैसे गया है 2020, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत वहां की उस समय प्ले की हुई होगी, अगर जो हम कंपेरिजन कोविड से भी करें। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये और आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून किस एज से रिलेटेड है? ये बहुत गहरा अंदर का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। व्हील ऑफ फॉर्चून दोस्तों वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो यूनिक है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज आपके ज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अगर जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे पढ़ें, क्योंकि किताबों में जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो मैं ये कहता हूं कि हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन जो अधिकतर लोगों की बुक से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आसानी से समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या क्या दिया होता है। तो मैं क्या करता हूं, उसको मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूं कि चीजों को बहुत आसान कर दिया जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेरा पर्पस यही होता है कि लिटरेचर को जहां पर भी हो सके उसको बहुत ज्यादा प्लेजर के साथ सिखाया जाए और बिल्कुल एंटरटेन वे में चीजों को बना दिया जाए ताकि वो चीजें आसान हो जाए। दोस्तों व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कुल मिलाकर व्हील मतलब क्या होता है? पहिया, एक चक्र, और किस चीज का? फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून किस एज से रिलेटेड है? क्वेश्चन बनता है आपका, व्हील ऑफ फॉर्चून इंग्लिश लिटरेचर के किस एज से रिलेटेड है? मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्या था, किसको व्हील ऑफ फॉर्चून कहते थे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो किस एज से रिलेटेड है। तो आपका जो आंसर होगा व्हील ऑफ फॉर्चून को लेकर, तो आपका आंसर होगा व्हील ऑफ फॉर्चून रिलेट करता है मिडिल इंग्लिश को। इसको रिलेट करता है किस एज से जुड़ा हुआ है? मिडिल इंग्लिश से जुड़ा हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या था, किसको व्हील ऑफ फॉर्चून कहा गया, क्या चीज थी? दोस्तों ये एक पिक्चर थी और इसको व्हील ऑफ चांस का नाम भी दिया गया। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है इसको व्हील ऑफ चांस का नाम भी दिया गया कि कहते हैं ना कि वक्त तो सभी का आता है और आज राजा है, कल रंक हो जाए कुछ नहीं पता, और कब रंक राजा बन जाए उसका भी कुछ नहीं पता। आपने एक वो मैं लिटरेचर का उदाहरण देता हूं दोस्तों, आपने एक उपन्यास पढ़ा होगा द मेयर ऑफ कैस्टरविच। द मेयर ऑफ कैस्टरविच में जो माइकल हेंचार्ड है जो कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, कहानी का जो प्रोटैगोनिस्ट होता है वो क्या होता है? वो एक हेट रजर होता है, एक घास काटने वाला व्यक्ति होता है कहानी का प्रोटैगोनिस्ट। लेकिन वो जो प्रोटैगोनिस्ट है माइकल हेंचार्ड, वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी को बेच देता है, एक न्यूसन नाविक को बेच देता है, और क्योंकि वो नशे में होता है, उसने क्या किया था, ड्रिंक की हुई थी उस समय, उसने फर्मेटी खा लिया था और उसमें मतलब शराब मिक्स थी, तो उसको नशे में वो ऐसे कर देता है, ये काम कर देता है। अब उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो उनको ढूंढता है, खूब तलाश करता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलते। तब माइकल हेंचार्ड ये शपथ लेता है कि मैं माइकल हेंचार्ड ये शपथ लेता हूं कि मेरी जिंदगी के जितने वर्ष मैंने व्यतीत कर लिए हैं, आने वाले उतने वर्षों तक मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब यहां से उसकी लाइफ में एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है उसकी लाइफ में, और वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। और जब वो काम की तलाश में निकल पड़ता है तो दोस्तों सबसे पहले उसको जो काम मिलता है, मतलब वो एक अनाज की फैक्ट्री में काम करना चालू कर देता है, वहां पर उसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद उसको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है और वो चुनाव भी जीत जाता है और बन जाता है कौन? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। कैस्टरब्रिज का मेयर बन जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे इसका क्या लॉजिक है, आप हार्डी को यहां पर क्यों ले आए? दोस्तों मैं हार्डी को नहीं लाया, लिटरेचर का नाम है कंपैरिजन, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर, वो होना बहुत जरूरी है। उससे पढ़ेंगे चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अभी हम बात कर रहे थे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, आगे हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर, जिसको हमने व्हील ऑफ चांस का भी नाम दिया। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून में क्या था, ये जो हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। अब इसमें ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या थे, ये लोग खड़े हुए दिखाई दिए गए थे, ये लोग थे जो इस पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे खड़े हुए थे। अब आप देखना कैसे कैसे लोग कैसे कैसे टिके हुए हैं। अभी ये तो उल्टे पुल्टे भी हो गए, यहां पर देखो ये लोग हैं। ये एक सिंबॉलिक वे में बना रहा हूं दोस्तों मैं, मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं सीखी है कि मैं आपके लिए पूरे आदमी यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा। वो एक सिंबॉलिक वे में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो थे ये पीपल थे और एक व्हील था, एक चक्र था। और ये जो चक्र था ये कैसा चक्र था, इट वॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून था। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून था इसमें ऊपर की तरफ जो लोग थे, ऊपर की तरफ जो लोग थे वो कैसे थे, वो एक रॉयल स्टेटस वाले थे, वो ऐसे थे जो टॉपर लोग थे, दे वर हैविंग गुड फॉर्च्यून, उनका फॉर्च्यून बहुत अच्छा था, वो भाग्य के बहुत धनी थे। जो ऊपर की तरफ लोग थे कैसे थे, भाग्य के बहुत ज्यादा धनी थे, बहुत ज्यादा, ये कह दीजिए कि बहुत ज्यादा उनका भाग्य जो था वो उदय था। इस प्रकार के लोग थे जो टॉप क्लास लोग थे। कौन? ऊपर की तरफ जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे थे। और इसके साथ साथ जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे तो नीचे की तरफ कौन थे, नीचे की तरफ बेचारे गरीब वर्ग के लोग थे। मिडिल क्लास मिड में आ गए और नीचे कौन आ गए, गरीब वर्ग आ गए, दबा कुचला वर्ग आ गया, जो एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी है वो आ गई, वो समाज आ गया। तो इसने क्या बताया था, इसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये था कि कुछ नहीं पता भैया समय का पहिया कहां घूम जाए, कुछ नहीं पता कि कब किसकी स्थिति कैसी हो जाए, कब एक मिनट में लाइफ यूं मूव कर जाए और ये पहिया अगर जो यूं करके यूं घुमा दिया तो पता चला राजा जो था वो जो बेचारे रंग थे वो राजा बन गया और राजा जो था वो रंग बन गया, इसका कुछ नहीं पता। तो दिस वाज कॉल्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यही था दोस्तों व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नाम दिया गया। तो ये एक सिंबॉलिक वो था और ये समाज को प्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक पिक्चर थी, एक प्रतीकात्मक तस्वीर, समाज को दर्शाने की, समाज को दिखाने की एक प्रतीकात्मक तस्वीर थी, एक सिंबॉलिक पिक्चर थी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। और ये ऑन द टॉप पर जो थे व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, इतना भी याद रख लेना, जो टॉप पर थे दे वर हैविंग गुड फॉर्च्यून, और जो मिड पर थे उनकी सोसो कंडीशन थी। और इसके अलावा जो नीचे के थे वो कैसे थे, वो बेचारे बहुत पुअर थे, वो गरीब लोग थे, वो समाज में सताए हुए व्यक्ति हम कह सकते हैं, परेशान व्यक्ति कह सकते हैं। तो और इसमें 1 मिनट में टॉप पे और 1 मिनट में नीचे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें इसमें दिखाई गई। अब दोस्तों ये जो एज था हमारा, इसमें कैवेलरी का भी बोलबाला रहा। किस चीज का बोलबाला रहा? कैवेलरी का। इतना तो आपके क्लियर हो गया होगा ना। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, फिर कैवेलरी पर चलेंगे हम। जो मिडिल इंग्लिश है वो स्टार्ट कब हुई? 1066 में स्टार्ट हुई और 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश चली। कब तक चली? 1500 तक। ये जो मिडिल इंग्लिश थी दोस्तों, इस एज में कौन सी भाषा का बोलबाला रहा? फ्रेंच से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, तो फ्रेंच से इंपैक्टेड रहे जो मिडिल इंग्लिश में थे। अब इसमें जैसे कि ओल्ड एंग्लो सेक्शन में हमने 3 पार्ट में उसको डिवीजन को बांटा था, ट्राइब्स को। एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे। एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स थे। और यहां पर वो चीज अब इवॉल्व हो गई थी किसमें? फ्यूडलिज्म में। अब फ्यूडलिज्म को भी हमने 3 पार्टों में बांट दिया, क्लैग्रीमैन, नोबलमैन और पीजेंट। कौन कौन से? क्लैग्रीमैन, नोबलमैन और पीजेंट। जो ये क्लैग्रीमैन और नोबलमैन थे ये रॉयल स्टेटस के लोग थे, लेकिन राजा नहीं थे ये। राजा इनको ग्रांट करता था क्या? फिफ दिया करता था। अब फिफ क्या है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। फिफ एक पार्ट ऑफ लैंड होता है, वो पार्ट ऑफ लैंड इनको मिलता था और उस फिफ पर ये काम करवाते थे। किससे? किसानों से। किसानों को से काम कराया जाता था उस फिफ पर, उस जमीन के टुकड़े पर किसानों से काम कराया जाता था।
और दोस्तों ये जो लैंग्वेज, ये जो एज था, इसमें नॉर्मन फ्रेंच और अमेजिंग इंग्लिश जो थी, इनका एक कोलैबोरेशन था। ये एक साथ जो थी कोएग्जिस्टिंग थी, और जो ये इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, कोएग्जिस्टेंस कह लीजिए, कॉम्बिनेशन कह लीजिए, कोलैबोरेशन कह लीजिए, वो क्या कहलाया? वो कहलाया मिडिल इंग्लिश। और दूसरे शब्दों में मैंने आपको बताया कि मिडिल इंग्लिश केम आफ्टर एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश। इसके बाद इसमें जो ये एज था, इस एज में जो चर्च थी, चर्च की बहुत इंपॉर्टेंस रही। चर्च के जो फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस था उसका बोलबाला रहा, और चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत इंपॉर्टेंस इसमें देखी जाती है। अब इसके साथ मैंने आपको बताया ब्लैक डेथ की एंट्री भी हो चुकी थी इंग्लैंड में। ब्लैक डेथ की एंट्री कब हुई थी? 1348 में ब्लैक डेथ जो था वो एंटर कर चुका था 1348 में। कहां, किस रास्ते से आया ब्लैक डेथ? ये कैंटरबरी पोर्ट्स के रास्ते से ब्लैक डेथ आया। ब्लैक डेथ जो कि प्लेग की बीमारी है, जो एक महामारी थी, वो फैल गई थी। लेकिन जो लोग थे जो इंग्लैंड में आए थे, आपको मालूम है कि वो अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर आए थे। लोगों को फिर इंग्लिश पीपल को पता चला, जब अंग्रेजी लोगों को पता चला, वो रेनेसा आ चुका था उस समय। तो रेनेसा आया ही ऐसे था कि वो कल्चर धीरे धीरे आने लगी थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लोग वहां की कल्चर को समझने लगे थे, जानने लगे थे, और उनको अपने में अपनाने लगे थे। तो वो एनरिचमेंट वहां पर हुआ। इसके बाद इसमें जो पिक्चर ऑफ व्हील है, जो एक सिंबॉलिक पिक्चर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये किस एज को डिनोट करती है? ये मिडिल इंग्लिश यानी कि मिडाइवल इंग्लिश लिटरेचर को ये दर्शाती है। आई होप कि इतना आपके क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पर्पस यही है कि एक दिन में एक एज बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। एक एज एक दिन में हो जाएगा तो उससे आसानी रहेगी, आप आगे आसानी से बढ़ेंगे, और आपका जो वर्क है वो भी आसानी से लीड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पता है कि ग्रामर की जो क्लास है वो आपकी कंटिन्यू चली रही है। तो उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्टिंग की है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस समय नाउन का टॉपिक आपके लिए चल रहा है। बहुत प्रीशियस टॉपिक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा पार्ट है जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वो आप अपना साथ साथ लेकर चलते रहे, उन्हें तैयार करते रहे। जीएस में भी आपका जो पोर्शन है वो चल रहा है। दोस्तों जो सर है, सर की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है आज, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो मैंने ही उनसे बोल दिया कि थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए सर, क्योंकि अगर जो वो अब रेस्ट नहीं लेंगे एक आज या कल में, बस प्लीज दोस्तों 1 या 2 दिन एडजस्ट कर लेना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा मेहनत करने लगते हैं तो फिर शरीर कभी और साथ ना दे, फिर और दिक्कत पड़ जाए। तो इस वजह से मैंने उनसे बोला कि आप आज या कल का आप आराम से रेस्ट कीजिए और अपनी दवाई वगैरह प्रॉपर लीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा हरारत भी हो रही है और इस समय उनके सिर में भी दर्द है। तो इस वजह से ये जो क्लास थी आज जीएस की नहीं हो पाई। बट प्लीज इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोर्स नहीं होगा। दोस्तों अब पॉसिबल होगा, हम 2 घंटे भी क्लास लेंगे, 3 घंटे भी क्लास लेंगे, आपके लिए पूरी डेडिकेशन से लगे रहेंगे। बट आप ये मत सोचिए कि आपके लिए हम मेहनत नहीं करते। अभी भी आप सोचिए कि आपको हम पूरे 3 घंटे अभी भी हम दे रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर का हम आपको अलग दे रहे हैं, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का आपको अलग दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जीएस की क्लास आपको अलग दे रहे हैं। सब कुछ कराया जाएगा। मेरे पास अभी कुछ साथियों का कॉल आया कि सर करंट वगैरह का या फिर वो सारी है जो जीएस का पार्ट है वो कब होगा। मैं आपको एश्योर करता हूं कि सारे पोर्शन सारी चीजें हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे, और सर के लिए भी थोड़ा सा उनके लिए भी प्रे कीजिए कि वो 1-2 दिन में सही हो जाए अच्छी तरह से। तो उनकी भी क्लास हम प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्लास तो उनकी चली रही है, हो सकता है कल भी आपको क्लास मिल जाए सर की, अगर जो इफ ही फील्स बेटर तो वो कल भी अपनी क्लास को लेंगे। तो दोस्तों ये आपके साथ मतलब, और एक बात और मैं कह देता हूं कि मंडे का जो मंडे है, मंडे को एक्चुअली हमारा मथुरा वृंदावन का प्रोग्राम बना हुआ है, फैमिली का ट्रिप है मथुरा वृंदावन का, तो हम उधर की तरफ जा रहे हैं। तो मंडे को जो आपकी क्लास है, क्योंकि संडे मंडे हम 2 दिन वहां पर रहेंगे, तो संडे का तो ऑफ आपका रहता ही है। मंडे का देखते हैं, अगर जो मंडे में अगर जो हम चलते हैं रात में आ जाते हैं तो देख लूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मंडे की वीडियो में किसी और दिन या नेक्स्ट डे ही, ट्यूसडे में ही या वेडनेसडे में ही एडजस्ट करूंगा। छूटेगा कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि आप मुझे भी पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम कम है, मुझे भी पता है किस तरह से लेकर चलना है। तो अगर जो इनकेस कोई छुट्टी हो जाती है तो प्लीज उसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, सीरियस ना लें कि सर हमारा नुकसान हो गया। मैं जानता हूं कि आपका मैं नुकसान मैं नहीं होने दूंगा, इतना मेरे शब्दों पर विश्वास रखना। आपका नुकसान नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे हम तीनों,
और अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम अगर जो हमें लगता है, क्योंकि देखो दोस्तों और भी कोर्सेज हैं, सभी में टाइम देना है, इसमें भी हम दे रहे हैं, फिर ऑफलाइन में भी हमारा ये बैच चल रहा है, तो वो सारे टाइम हमें मैनेज करने पड़ते हैं। एक टीम मैंने बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क कर रहे हैं, और टीम भी आपकी एक बेस्ट टीम मैंने सेलेक्ट की है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नेता होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो नेता लोग होते हैं वो देखते हैं कि किसका इस समय दबदबा चल रहा है, कौन सी क्या चीज चल रही है, तो वो पार्टी में उस तरह से टर्न कर लेते हैं। तो वही थोड़ी सी पॉलिसी मैंने भी अपनाई है आपके लिए। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या दे रहा हूं क्या नहीं दे रहा, मुझे ये था कि बेस्ट रिजल्ट आए और बेस्ट टीचर मिले, तो इसी वजह से मैंने बेस्ट फैकल्टी हायर की है। जीएस वाले जो सर हैं वो बहुत टॉप क्लास नॉलेज है उनकी, आप खुद भी आपको अंदाजा हो गया होगा उनसे पढ़ के कि किस लेवल पर वो पढ़ाते हैं, किस तरह से उन्होंने, मतलब खुद की अपनी बुक्स भी हैं उनकी साथियों, नितिन सर की, और इसके अलावा उन्होंने आईएएस पीसीएस दोनों में प्री भी निकाला हुआ है। इनकेस आपको पता है कि कितना टफ कंपटीशन होता है, तो मेंस में बेचारे वो मात खा गए, बट मेंस में मात खाने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो नॉलेज में कम है, नॉलेज में बहुत साउंड है, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और उधर उनको 8 वर्ष का अनुभव मुखर्जी नगर के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, नाम तो मैं नहीं लूंगा बट बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहां पर उनको पढ़ाने का अनुभव है। और ऐसे ही शिवम सर हैं, वो भी मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का जो है पार्ट रहे हैं, उनको भी मैं लेकर आया गाजियाबाद से कि आप हमारे साथ ही आ जाइए। तो दोस्तों टीम बहुत अच्छी है, टीचर्स आपके बहुत अच्छे हैं, और मैं भी आपको जैसा पढ़ाता हूं टूटा फूटा पढ़ा ही देता हूं साथियों, थोड़ा बहुत, तो उम्मीद है कि मेरा भी पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता होगा। तो वही चीज है कि आपके साथ मेहनत लेकर हम पूरी करेंगे और उसमें कोई कसर नहीं होगी। तो ये आपको भी बस उसी वे में लगे रहना है, ठीक है। अगर जो 1-2 दिन का गैप होता है, लीव होती है, तो आप उस चीज की टेंशन ना लें, वो एडजस्ट जरूर की जाएगी, उसको हम आपका कंपनसेट जरूर करेंगे साथियों। तो अब मैं बात कर रहा था एक टॉपिक की, इसमें जो ये एज है हमारा, इसमें कैवलरी का जिक्र आता है दोस्तों। ये कैवलरी क्या है, किसको ये कैवलरी का नाम दिया गया, और कैवलरी जो मूल रूप से या फिर मेन रूप से जो एसोसिएटेड है, जो जुड़ी हुई है, वो किससे है, मिडिल इंग्लिश पीरियड से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। किससे जुड़ी हुई है, मिडिल इंग्लिश पीरियड से जुड़ी हुई है। अब ये जो वर्ड है, जो हम कैवलरी वर्ड करते हैं, ये फ्रेंच वर्ड कैवलरी से ही आया। स्पेल का अंतर है, CHEVALERI, कैवलरी ये स्पेलिंग है, जिस वर्ड से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, इसकी कैवलरी वर्ड की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड कैवलरी से हुई। और इसका मतलब क्या होता है, हॉर्स या हॉर्समैन होता है। क्या होता है इसका मतलब, हॉर्स या हॉर्समैन, घुड़सवार। और जो हॉर्समैन या हॉर्स थे वो इंडिकेट करते थे कैवलरी को, और स्पेशली कैवलरी जो थी वो नाइट को यहां पर संबोधित किया जाता था। जो नाइट होता था, नाइट मतलब जो एक योद्धा होता था, जो एक घुड़सवार होता था, वो कौन होता था, एक योद्धा होता था। तो कैवलरी जो वर्ड था, दैट वाज ओनली अप्लाइड टू, किसको अप्लाई किया जाता था, दैट वाज ओनली अप्लाइड टू नाइट्स, केवल नाइट्स को अप्लाई किया जाता था। ध्यान रख लेना, ये जो कैवलरी वर्ड था किसको अप्लाई किया जाता था, नाइट्स को अप्लाइड किया जाता था। कैवलरी वर्ड्स जो था वो किसको अप्लाइड किया जाता था, नाइट्स को अप्लाइड किया जाता था। नाइट्स, और नाइट्स क्या होता है, नाइट्स जो थे वो नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। नाइट्स जो पर्सन थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, नोबिलिटी को, यानी कि नोबल मैन को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, जो 3 फेजेस आपको बताए थे, तो उसमें मैंने आपको नोबल मैन के बारे में बताया था। तो नाइट्स जो थे वो, नाइट्स जो थे नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और नाइट से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट से जुड़ा है फ्यूडलिज्म। क्या जुड़ा हुआ है, फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म आपको बताया ही जा चुका है कि ये जो लोग होते थे किससे काम कराते थे, पीजेंट से काम कराते थे, किसानों से काम कराते थे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एज रहा दोस्तों, इस एज में जो लिटरेचर थी, जो साहित्य था, वो किस प्रकार का लिखा गया। जो लिटरेचर था इस एज का, वो किस प्रकार का साहित्य इस एज में लिखा गया, कैसा वो लिटरेचर था। दोस्तों सबसे पहले इस एज में लिटरेचर की बात करें तो हम
रिलीजियस लिटरेचर। नंबर 1 पर क्या आता है? रिलीजियस लिटरेचर। अब रिलीजियस लिटरेचर को भी हम अलग अलग वे में तोड़ देते हैं। अब रिलीजियस लिटरेचर दोस्तों अलग अलग तरह का होता है। नंबर 1 डिवोशनल बुक्स। जो डिवोशनल बुक्स आती हैं वो इस रिलीजियस लिटरेचर का पार्ट थी। किसमें? मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश यानी कि मिडाइवल इंग्लिश में रिलीजियस बुक्स जो थी वो रिलीजियस बुक्स में डिवोशनल बुक्स जो थी वो इसका पार्ट थी। अब डिवोशनल बुक्स में क्या था? डिवोशनल बुक्स में जो बुक्स ऑफ प्रेयर्स थी, ठीक है ना, जो डिवोशंस को रिप्रेजेंट करती थी, और स्टोरीज थी डिवोशनल, उनको डिवोशन को दर्शाती थी, भक्ति को दर्शाती थी। इसके अलावा बुक्स ऑफ आर्ट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है बुक्स ऑफ आर्ट्स से आप क्या समझते हैं? और बुक्स ऑफ आर्ट्स जो है वो भी मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड है। बुक्स ऑफ आर्ट्स, बुक्स ऑफ आर्ट्स जो था ये क्या था? ये कलेक्शंस था सरमन्स का, ठीक है ना। सरमन्स आप जानते हो, सरमन्स जो हमारी होली प्रेयर्स वगैरह होती हैं उनको कहा जाता है। जो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स था और डिवोशनल पोएम्स का स्पेशली, वो बुक्स ऑफ आर्ट्स कही गई। इसको भी आप याद रखेंगे, कलेक्शन ऑफ सरमन्स। बुक्स ऑफ आर्ट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ सरमन्स वाज कॉल्ड बुक्स ऑफ आर्ट्स। जो कलेक्शन ऑफ सरमन्स था उसको बुक्स ऑफ आर्ट्स का नाम दिया गया था, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ सरमन्स को किसका नाम दिया गया था? बुक्स ऑफ आर्ट्स का। जाल्टर्स, जाल्टर्स दोस्तों कहां से आया? आपने नाम सुना होगा जाम का। जाम क्या होता है? जाम जो होली प्रेयर होती है, जो प्रार्थनाएं होती हैं, चर्च में गाने जाने वाली जो प्रेयर होती है वो जाम होती है। और जाल्टर्स, जाल्टर्स भी वही है जो पूरी बुक बन जाती है, बुक कंटेनिंग होली प्रेयर्स। इतना ध्यान रख लेना, बुक कंटेनिंग होली प्रेयर्स एंड डिवोशनल मटेरियल्स। बुक्स कंटेनिंग होली प्रेयर्स एंड डिवोशनल मटेरियल्स नोन एज जाल्टर्स, उनको जाल्टर्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? जाल्टर्स का नाम दिया गया ऐसी किताबों को जिसमें होली प्रेयर्स होती थी। क्या होती थी? होली प्रेयर्स होती थी, उनको जाल्टर्स का नाम वहां पर दिया गया। जाल्टर्स हमने उनको कहा। तो ये आपको समझ में आएगा जाल्टर्स क्या है। और इसके अलावा बुक्स ऑफ आर्ट्स क्या है? बुक्स ऑफ आर्ट्स भी वही है जो सरमन्स है, ठीक है ना, उनको कहा गया जाल्टर्स। होली प्रेयर्स को या फिर जो एक बुक बनती थी उसकी, वो जाल्टर्स कही। इसके बाद दोस्तों एक वर्ड आता है, मैं आपको ये बताऊं रिलीजियस लिटरेचर की कैटेगरी क्या क्या रही, किस किस कैटेगरी में बांटा गया। जाल्टर्स में बांटा गया, बुक्स ऑफ आर्ट्स में बांटा गया और मिसाइल्स में बांटा गया। मिसाइल्स, ये जो मिसाइल्स है इसमें बांटा गया। अब मिसाइल्स क्या है दोस्तों? मिसाइल्स जो इसमें प्रेयर होती हैं, मिसाइल्स में भी क्या होती है? प्रेयर होती है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। ये प्रेयर्स जो होती हैं, ये कोई भी आपने देखा होगा, कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन होता है, कोई धार्मिक सेलिब्रेशन होता है, कोई अवसर है, कोई त्योहार है, तो उस पर जो गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो मिसाइल्स में काउंट किए गए। तो मिसाइल्स क्या है? मिसाइल्स कंटेनिंग द प्रेयर्स, ठीक है ना, प्रेयर्स sang on any particular celebration, स्पेशली रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो रिलीजियस सेलिब्रेशन पर गाए जाने वाले गीत होते थे वो मिसाइल्स कहलाए। क्या कहलाए? मिसाइल्स। कब गाए जाने वाले गीत? रिलीजियस सेलिब्रेशंस पर, जो धार्मिक जो हमारे अवसर होते हैं उनके अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो क्या कहलाए? वो मिसाइल्स कहलाए। इसके बाद ब्रीवियरीज, ब्रीवियरीज, ध्यान रखना दोस्तों, ब्रीवियरीज। अब ये भी एक कैटेगरी आती है और ये भी रिलीजियस कैटेगरी है। और स्पेशली हम बात करें रिलीजियस लिटरेचर की कैटेगरीज की, तो रिलीजियस लिटरेचर की कैटेगरी में बुक्स ऑफ आर्ट्स के बारे में आपने पढ़ा, जाल्टर्स के बारे में आपने जाना, मिसाइल्स के बारे में आपने जाना, और इसके बाद ब्रीवियरीज के बारे में आपको मैं बता देता हूं। ब्रीवियरीज में क्या है? इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस नोशंस, रिलीजियस थिंग्स, मतलब जो धार्मिक चीजों से जुड़े हुए जो इंस्ट्रक्शंस होते थे, एक तरह से प्रीच आप कह लीजिए, उपदेश कह लीजिए, तो उपदेश वाले जो पाठ होते थे वो ब्रीवियरीज कहलाते थे, उनको ब्रीवियरीज का नाम दिया गया। जो उपदेश वाले पाठ होते थे उनको ब्रीवियरीज कहा जाता था। अब इसके अलावा इसमें दोस्तों एक कैटेगरी और थी जिसको हम बोलते हैं हेजियोग्राफीज। क्या बोलते हैं? हेजियोग्राफीज। आपको साइंस का तो कोई वर्ड लग रहा होगा, पर दोस्तों ये लिटरेचर का वर्ड है और जुड़ा हुआ किससे? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ वर्ड है हेजियोग्राफीज। अभी हेजियोग्राफीज होता क्या था दोस्तों? आपको पता है कि जो सेंट्स होते हैं, साधु महात्मा होते हैं,
और जो स्पेशली क्रिश्चियन सेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़े उपलब्धियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो अपनी लाइफ में करते हैं। तो हेजियोग्राफीज किससे जुड़े हुए थे? हेजियोग्राफीज वर द स्टोरीज स्पेशली रिलेटेड और कनेक्टेड टू दी स्टोरीज ऑफ सेंट्स। जो साधुओं की कहानी होती थी, साधु महात्माओं की कहानी जो होती थी, वो हेजियोग्राफीज कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हेजियोग्राफीज। साधु महात्माओं की कहानी को हेजियोग्राफीज का नाम कहा जाता था या दिया जाता था। हेजियोग्राफीज क्या था? द स्टोरीज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स। साधुओं की सूची पर या फिर साधुओं के ऊपर आधारित जो कहानियां होती थी, वो हेजियोग्राफीज कहलाती थी। साधुओं के ऊपर जो आधारित कहानी होती थी, वो क्या कहलाती थी? हेजियोग्राफीज। दोस्तों, ये रिलीजियस लिटरेचर की बात हम कर रहे हैं। अब इसके बाद ये आपको इतना क्लियर हुआ? बुक्स ऑफ आर्ट्स, जाल्टर्स, मिसाइल्स, ब्रीवेरीज और हेजियोग्राफीज, ये लिटरेचर हमारा इस तरह से ये बटा हुआ था, रिलीजियस लिटरेचर। इसके अलावा मेडाइवल ड्रामाज आते हैं दोस्तों। जो मेडाइवल ड्रामाज होते हैं, मिस्ट्री प्लेज आते हैं, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस, आपने नाम सुना होगा मिस्ट्री प्लेस का, जो मिस्टीरियस होते हैं अपने आप में, सुपरनेचुरल मशीनरी का उसमें यूज किया जाता है, और मॉरलिटी प्लेस दैट इंटेंड्स टू अ काइंड ऑफ मॉरल लेसन। एक मॉरल लेसन जो पढ़ाते हैं वो मॉरलिटी प्लेस कहलाते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा होगा। डॉक्टर फॉस्टस में क्या है? डॉक्टर फॉस्टस भी एक मॉरलिटी प्ले है, क्योंकि उसमें एक मॉरल दिया गया है, एक मॉरल लेसन दिया गया है कि किस प्रकार से इंसान जो है अगर जो बुरा करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस ने बुरा किया था दोस्तों, और डॉक्टर फॉस्टस के साथ फिर बुरा ही हुआ लास्ट में भी। तो वो एक मॉरल लेसन देखने को हमें मिलता है। तो वही चीज है, तो वो मॉरलिटी प्लीज में हमें देखने को मिलती है। ये भी साइंस से, सुपरनेचुरल मशीनरी से, ठीक है, उनसे जुड़े होते हैं, जो ये हमारे जो मॉरलिटीज प्लेस होते हैं। तो वो इसका पार्ट थे। मिस्ट्री प्लेस आप कह लीजिए, मिरेकल प्लेस, मॉरलिटी प्लेस, ये सब इसी एज का जो कह सकते हैं हम एक तरह से हिस्सा रहे थे। तो और रिलीजियस लिटरेचर के बारे में ये मैंने आपको बताया ही था। अब ये जो एज रहा दोस्तों, ये जो एज रहा आपका मिडिल इंग्लिश में, अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, इस एज का बेस्ट मॉरलिटी प्ले कौन सा था? बेस्ट मॉरलिटी प्ले जो था इस एज का कौन सा था दोस्तों? इस एज का बेस्ट मॉरलिटी प्ले था एवरीमैन। कौन सा प्ले था? एवरीमैन। इसमें एवरीमैन जो है, एवरीमैन इस एज का बेस्ट मॉरलिटी प्ले हम कह सकते हैं। इसमें जो गॉड है, गॉड जो है एवरीमैन को ये संदेश यहां पर क्या करता है? गॉड जो है डेथ को भेजता है, मृत्यु को भेजता है एवरीमैन को ये संदेश देने के लिए कि उसका जो समय है पृथ्वी पर वो कम हो चुका है। अब इसी थीम के इर्द गिर्द बुनी गई है ये जो कहानी है एवरीमैन, एंड एवरीमैन इज कंसीडर्ड द बेस्ट मॉरलिटी प्ले ऑफ मिडिल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और द मिडाइवल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों, इस एज में ही ये जो एज है हमारा मिडिल इंग्लिश एज, इसमें एक पोएट्री आई जिसको हम बोलते हैं डिडक्टिव पोएट्री। इसको भी याद रख लेना। डिडक्टिव पोएट्री, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिडक्टिव पोएट्री क्या होती है। और ये जो 13th सेंचुरी थी, इसमें इसका राइज हुआ था, बहुत ऊपर उठी थी मिडिल एजेस में, स्पेशली इन 13th सेंचुरी। ये जो डिडक्टिव पोएट्री थी, इसका एक अपलिफ्टमेंट हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? जो बाइबलिकल हमारे नैरेटिव्स होते हैं, सेंट्स की जो लाइफ्स होती है, जो मॉरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है डिडक्टिव पोएट्री में। तो स्पेशली हम इसमें हम ये कह सकते हैं जो चर्च से जुड़ी हुई ये पोएट्री होती है, चर्च के सिद्धांतों से जुड़ी हुई कविता होती है, जिसमें धर्म को दर्शाया जाता है और स्पेशली साधु संतों को भी इसमें प्रेजेंट किया जाता है। बाइबल के रेफरेंसेस जरूर दिखाए जाते हैं। बाइबल से रेफरेंस जो है डिडक्टिव पोएट्री में हमें देखने को मिलते हैं। कौन से रेफरेंस देखने को मिलते हैं? जो बाइबल के रेफरेंस होते हैं दोस्तों, वो डिडक्टिव पोएट्री में हमें देखने को पूरी तरह से मिलते हैं, जो बाइबल के रेफरेंस होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इतना, अब एक बार मैं फिर से रिलीजियस जो हमारा लिटरेचर है उसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। रिलीजियस लिटरेचर में बुक्स ऑफ आर्ट्स समझ में आ गया होगा कि क्या होता है बुक्स ऑफ आर्ट्स। इसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया मिसाइल्स, कि इसमें मिसाइल्स का यूज देखने को मिलता है, और इसमें डिडक्टिव पोएट्री भी हमें देखने को मिलती है। जो डिडक्टिव पोएट्री होती है, ब्रीवेरीज जो रिलीजियस पोएट्री है उसमें देखने को मिलता है, हेजियोग्राफीज भी इसमें देखने को मिलती है, और जाल्टर्स का यूज भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है उसमें स्पेशली
किस बारे में काम हुआ, कैसे काम हुआ, क्यों एज आया, वो सारे फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों अब बात आती कि इस एज के राइटर्स कौन कौन से रहे। तो इन राइटर्स को मैं आपको जो लिस्ट है वो मैं उसकी सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसको, राइटर्स की जो लिस्ट है मिडिल एज की, वो आप उसको अच्छी तरह देख लें कि कौन कौन से राइटर्स रहे, कौन कौन से उनके वर्क रहे, वो आपको उससे अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की जो ये क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नितिन सर की तबीयत सही नहीं है, तो उनको मैंने थोड़ा सा रेस्ट के लिए बोल दिया है कि वो रेस्ट करें। तो अगर जो वो कल तक सही हो जाते हैं तो कल पढ़ाएंगे, अदरवाइज मंडे में तो उनकी क्लास चलेगी ही, तो फिर उनकी क्लास होगी। और बाकी आपको ये क्लास आपको रेगुलर मिली रही है, ग्रामर की और लिटरेचर की क्लासेस। और जो जीएस है, आपको जितना पोर्शन अभी तक पढ़ाया गया है उसको आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं नितिन सर तक आपकी बात को पहुंचा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।